भूख से मेरी बुरी हालत हो रही है, फिक्र मत करो, हमने भी कुछ नहीं खाया, शाह परी ने जवाब दिया। वो लोग तंग से रास्ते पर पहुंच गए। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद वो उस दरार दुमा रास्ते से बाहर आए। सामने ढुलान थी और नशे में दरिया बह रहा था। मरव चांदनी में दरिया का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। आधे घंटे में वो दरिया के किनारे पहुंच गए। वो घोड़े से उतरते ही पानी पर टूट पड़े। घोड़े भी न जाने कब से प्यासे थे, वो भी पानी पीने लगे। वो कुछ देर वहां रुके और फिर दरिया पार करने के लिए उन्हें तकरीबन 20 मील ऊपर की तरफ जाना पड़ा। दरिया के दूसरी तरफ सब्जा था और दरख्त थे। वो लोग आगे जाने की बजाय किनारे के करीब ही बैठ गए। उस कबायली के हाथ पैर बांधकर एक तरफ डाल दिया गया था, क्योंकि अंदेशा था कि अगर वो लोग सो गए तो वो कबायली भाग ना जाए। वाकई सब लोग सो गए थे और फिर इशारे की आंख फायर की आवाज सुनकर खुली थी। वो हड़बड़ाता मुड़ता और इधर उधर देखने लगा। उसके करीब इस जमीन शाह बड़ी सोई हुई थी। उनसे कुछ फासले पर मोहम्मद उमर था और उसके साथ वो कबायली। वो लोग भी फायरिंग की आवाज सुनकर उठ गए थे। शारे थे इधर उधर देख रहा था कि एक और फायर हुआ और फिर सूरत उसकी समझ में आ गई थी। वो नौनथा था जो वहां से तकरीबन 200 गज दूर दरिया की तरफ भाग रहा था। मोहम्मद उमर भी उठकर उसकी तरफ भागा। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों ने एक पहाड़ी बकड़ा उठा रखा था जिससे खून टपक रहा था। दिन की रोशनी फैल चुकी थी लेकिन सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। कुछ देर पहले मेरी आंख खुल गई थी। नौनथा उन्हें बता रहा था, मैंने उस बकरे को उस तरफ आते हुए देखा था। ये शायद पानी पीने आया था। इसे देखकर मेरी भूख चबक उठी। मैं राइफल उठाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। ये हजरत पानी पीकर इधर उधर देख रहे थे, शायद अपनी मौत की राह तक रहा था। मैंने गोली चला दी, इसकी टांग में लगी। ये जख्मी होकर भागा। मैंने दूसरा फायर किया और ये ढेर हो गया। अब ये हमारे पेट की आग बुझाएगा। वो का बदल ले लेकर अपने शिकार की दास्तान सुना रहा था। मोहम्मद उमर ने तकबीर पढ़कर बकरे के गले पर छुरी फेर दी और अब वो उसके ठंडे होने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद वो बकरे की खाल उतार चुके। शारिक, समीना और शाह परी वगैरह ने आसपास से सूखी हुई लकड़ियां जमा कर ली। कुछ कबायली के हाथ पैर खोल दिए गए थे और लकड़ियां जमा करने में वो भी इनकी मदद कर रहा था। बकरा रोस्ट होने में 1 घंटा लग गया और फिर इन्होंने कई रोज बाद पहली मर्तबा भुना हुआ गोश्त पेट भर कर खाया। इनका कबायली कैदी भी इनके साथ बैठा खा रहा था। 1 घंटे बाद वो लोग आगे जाने के लिए तैयार हो गए। बचे वो गोश्त इन्होंने कपड़े में बांध लिया। शारे का ख्याल था कि इस गोश्त से दोपहर और रात का काम भी चल जाएगा। वो दोनों रास्ते कहाँ हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? शारे ने उस कबायली की तरफ देखते हुए पूछा। यहाँ से तकरीबन 8 मील आगे एक चट्टान है। कबायली ने इशारा किया। उस चट्टान के दाईं तरफ वाला रास्ता मंगरू ताई नवाई की तरफ और बाईं तरफ वाला रास्ता बोरमल की तरफ जाता है। अब ये तुम लोगों पर मुनसर है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। हेरमन की फैक्ट्रियां किस तरफ है? शारिक ने पूछा। मंगरू ताई नवाई की तरफ, कबायली ने जवाब दिया। कम अज कम 3 फैक्ट्रियों के बारे में मैं भी जानता हूँ। उनको रास्तों से भी वाकिफ हूँ जो इन फैक्ट्रियों तक जाते हैं, लेकिन हम तुम्हें तो अपने साथ नहीं ले जा रहे। शारिक ने कहा, हमने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। वो वापस? कबायली का चेहरा धुआं हो गया। मैं अकेला इन पहाड़ों में वापस नहीं जा सकता। भूख प्यास से मर जाऊंगा। अगर मैं अपने कबीले में वापस पहुंच भी गया तो वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। वो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों से गद्दारी नहीं करूंगा और ऐसे रास्ते सरहद पार करा दूंगा कि किसी की नजरों में भी नहीं आओगे। सरहद पार जनूबी वजीरिस्तान में भी तुम लोगों के लिए मददगार साबित होऊंगा। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे मरने के लिए यहाँ मत छोड़ो। शारिक चंद भी उसकी तरफ देखता रहा, फिर अपने साथियों से मशवरा करने लगा और बिलाखिर यह तय हुआ कि मसूद नामी उस कबायली को साथ ले लिया जाए। वो वाकई इनके लिए मददगार साबित हो सकता था। ठीक है, शारिक ने मसूद की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुमने किसी भी मौके पर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो बिला दई गोली मार दी जाएगी। मुझे अपनी जान अजीज है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, मसूद ने कहा। शारिक ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया और वो आगे रवाना हो गए। उस चट्टान तक पहुंचने में उन्हें चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मंगरू ताई नवाई का रास्ता कौन सा है? शारिक ने मसूद से पूछा। ये इस तरह। मसूद ने एक तरफ इशारा किया। इन्होंने घोड़े उस तरफ मोड़ दिए। कुछ देर तक वो एक खुशादा वादी में चलते रहे, फिर पहाड़ों में दाखिल हो गए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ता दुश्वार होता जा रहा था। कई जगहों पर तो इन्हें घोड़ों से उतरकर पैदल चलना पड़ा था। दोपहर को एक जगह पर रुक गए। यहाँ चंद दरख्त भी थे और एक छोटी सी नदी भी थी। इन्होंने आग जलाकर बचा कुचा गोश्त गर्म करके खाया और आराम करने के लिए इधर उधर लेट गए। और पहाड़ों के पीछे मंगरू ताई की तरफ जाने वाला रास्ता है। मसूद ने इशारा करते हुए कहा। हीरोइन बनाने की वो 3 फैक्ट्रियां भी उसी तरफ है जिनके बारे में मैं जानता हूँ। वहां और फैक्ट्रियां भी होंगी, उन्हें तलाश करना पड़ेगा। तकरीबन 1 घंटा बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए। मुख्तसर सी वादी अबूर करके वो एक बार फिर पहाड़ों में दाखिल हो गए। होशियारी वो ज्यादा फासला नहीं कर सके। सूरज गुरूब होने वाला था और रास्ता बेहद खतरनाक था। मसूद के मशवरे पर उन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक आगे कई मील तक
पड़ाव की जगह भी नहीं थी। एक जगह पर पहाड़ियों से पानी भी बह रहा था। उसकी नजरें चट्टान पर तकरीबन 20 फुट ऊपर एक जगह जम गई थी। वो किसी गार का दहाना था। गार तक बराह रास्त पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। चट्टान की दीवार की तरह बिल्कुल अमोदी थी। उस पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। शारे की तरफ देखता हुआ तकरीबन 10 गज आगे चट्टान में वाकई एक तंग सी दरार में घुस गया। चट्टान में बल खाती हुआ दरार गार के दहाने तक चली गई थी। ये तंग सी दरार बतरीब बुलंदी की तरफ चली गई थी। वो उस पर चढ़ता रहा। दहाने से चंद फुट पहले वो खुली जगह पर आ गया था। तकरीबन 4 फुट चौड़ी पट्टी थी जो चट्टान से बाहर को निकली हुई थी। उस पट्टी पर चलता हुआ गार के सामने पहुंच गया। गार के सामने 8-10 फुट चौड़ी जगह थी। सूरज अभी पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। रोशनी गार के अंदर भी पहुंच रही थी। शारे गार के दहाने पर पहुंच गया। ऑल्पिनोस के ऊंटों पर खबीक सी मुस्कुराहट आ गई। गार के दहाने के अंदर की तरफ जली हुई लकड़ियां, राख और कोयले पड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि यह गार रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता रहा था। पत्थरों को जोड़कर चूल्हा बनाया गया था, जिसका मतलब था कि यहाँ खाना वगैरह भी पकाया गया था। ये सब कुछ देखकर एक और बात शारे की समझ में आई थी कि यार रिहाइश के लिए महफूज था और इसके अंदर सांप या बिच्छू वगैरह नहीं थे। गार काफी कुशादा था। इसमें 10-12 आदमी बैयत वक्त रह सकते थे। दीवारें धुएं से काली हो रही थी और गार के अंदर बाद ऐसी चीजें बिखरी हुई थी जिनसे अंदाजा होता था कि इनसे पहले जो लोग इस गार में आए थे वो कई रोज रहे थे। शारे गार से निकलकर सामने वाले चबूतरे के किनारे पर आ गया। 20-22 फुट नीचे खुली जगह पर उसके साथी मौजूद थे। बुलंदी अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन नीचे झांकते हुए अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो न कहीं पत्थर से टेक लगाए बैठा था। उसका करीबी समीना और शाहपरी लेटी हुई थी। मोहम्मद उमर और मसूद उनसे कुछ दूर बैठे बातें कर रहे थे। शारिक ने नूनके को आवाज दी तो सब लोग सर उठाकर ऊपर देखने लगे। अरे तुम उस गार पर कैसे पहुंच गए? सबीना ने कहा। इस तरह से तंग सी दरार है, वहीं से ऊपर आने का रास्ता है। शारिक ने इशारा किया। ये गार काफी खुशादा है। यहाँ पहले भी कुछ लोग रह चुके हैं। जली हुई लकड़ियों और कोयले बिखरे हुए हैं। तुम लोग भी चाहो तो ऊपर आ सकते हो। हम तो यहीं ठीक है। इन दोनों को अपने पास बुला लो, रात आराम से गुजर जाएगी। नो लेके रहेगा। और समीना और शाहपरी से कुछ कहने लगा। कुछ देर बाद समीना और शाहपरी मांस कर दराड़ की तरफ जा रही थी। 10 मिनट बाद वो दोनों गार के दहाने के सामने पहुंच गई और शारे के करीब ही बैठ गई। शारे के दिमाग में सनसनाहट होने लगी। वो दोनों उसकी चाहने वाली थी। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे की रियासत और रकाबत की आग जल रही थी। एक मौके पर उन दोनों की लड़ाई शारिक देख चुका था और शारिक अच्छी तरह जानता था कि फिल वक्त बग़ैर दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से बातें करती थी। पर बग़ैर यही लगता था कि इनमें सगी बहनों जैसी मोहब्बत है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि लावा अंदर ही अंदर पक रहा है और क्या बात फिशां फटेगा तो उबल पड़ने वाला यह लावा सब कुछ अपने साथ भा ले जाएगा। अंधेरा फैल चुका था। शारिक ने अपनी जगह से उठकर चबूतरे से नीचे झांका। बीच खामोशी थी, जिसका मतलब था कि नौलखा वगैरह सो चुके थे। वो चबूतरे से उठकर गार के अंदर आ गया। दाने के करीब गार के अंदर की तरफ वो थोड़ी सी जगह साफ कर चुका था। शमीना और शाहपरी भी उसके साथ ही गार के अंदर आ गई थी। वो तीनों दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। इन्होंने दिन भर घोड़ों पर बैठकर सवारी की थी। थकन के बावजूद इन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बैठे बातें करते रहे। शारिक को नींद ना आने की वजह समझ में आ गई थी। अगर वो अलग-अलग होते तो तब के सो चुके होते, लेकिन इसकी दो चाहने वालियां इसके करीब बैठी हुई थी। इस सूरत में इन दोनों में से किसको नींद आ सकती थी? और शारिक को नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि इसके दिल में ये खौफ था कि वो दोनों आपस में लड़ना शुरू ना कर दे। पिराने में वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन शारिक के ख्याल में रात अपना दी सफर तय कर चुकी थी। बिलातरी से जमाइयां आने लगी। इससे टांगे फैला ली और नीम दराज होकर आंखें मूंद ली। शाहरुख को अंदाजा नहीं था तो वो कितनी देर सोया था, लेकिन घोड़े की हिननाट की आवाज सुनकर इसकी आंख खुली थी। इसने बदआवाज होकर इधर उधर देखा। समीना और शाहपरी एक दूसरे से कुछ फासले पर सो रही थी। घोड़े की हिननाट ने उनकी नींद में खलल नहीं डाला था। शारिक अपनी जगह से उठकर रेंगता हुआ गार से बाहर आ गया। उस चबूतरे के किनारे पर रुककर नीचे झांकने लगा और इसे फौरन ही अंदाजा हो गया था जैसे नीचे किसी किस्म की दींगा मुश्ती हो रही थी। नौलखे, शारिक ने पुकारा। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? होना क्या है शारिक बाबू? नीचे से नौलखे की आवाज सुनाई दी। बिच्छू कभी डंक मारने से बाज नहीं आ सकता। ये कबाइली जिसे तुम अपने साथ ले आए थे ना, घोड़ा चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। इत्तफाक से मेरी आंख खुल गई और मैंने इसे पकड़ लिया। मैं आ रहा हूँ नीचे, शारिक बोला। नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, नौलखे ने जवाब दिया। मोहम्मद उमर ने उसे काबू कर लिया है। अब इसका बंदोबस्त हो जाता है। शारिक दूसरी तरफ देखने लगा। मोहम्मद उमर और मसूद एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। वो दोनों चट्टान के किनारे पर पहुंच गए। फारीकी में यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उन दोनों में मसूद कौन था और मोहम्मद उमर, लेकिन दफतन एक आदमी ने दूसरे को उछाल कर चट्टान से नीचे फेंक दिया। शारिक का दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो चीख बड़ी खौफनाक थी। ये कौन गिरा है? शारिक ने चीख कर पूछा। खस कम जहां पाक, नौलखे की आवाज सुनाई दी। वो कबाइली अपने अंजाम को पहुंच गया। तुम आराम से सो जाओ, सुबह बात होगी। लेकिन जाहिर है शारिक आराम से नहीं सो सकता था।
वो अंधेरे में टामा टोइयां मारता हुआ चट्टान से नीचे आ गया। मोहम्मद उमर हाँफ रहा था और नोना था उसके करीब खड़ा था। क्या हुआ मोहम्मद उमर, तुम तो ठीक हो ना? शारिक ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शारिक भाई, तुम फिक्र मत करो, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। क्या हुआ था? शारिक बोला। वो वाकई भाग रहा था या तुम लोगों को भी गलतफहमी हुई थी? गलतफहमी नहीं हुई थी शारिक बाऊ, नौलखे ने जवाब दिया। आहट सुनकर अचानक मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मसूद दबे कदमों उस तरफ जा रहा था। मैं समझा शायद पेशाब वगैरह करने जा रहा था, लेकिन वो एक घोड़े की रस्सी खोलने लगा तो मुझे शक हुआ। उसी वक्त घोड़ा भी ननाने लगा। मैंने मोहम्मद उमर को जगाया और हम दोनों ने मसूद को पकड़ दिया। मैं तो पीछे हट गया, मोहम्मद उमर ने उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया। शारिक उस चट्टान के किनारे पर आ गया। दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरा खड़ था जिसमें मोहम्मद उमर ने मसूद को उछाल कर फेंका था। नीचे पत्थरों पर गिरकर उसमें कुछ भी नहीं बचा होगा। जाओ शारिक बाऊ, तुम सो जाओ, नौलखे ने कहा। शारिक दोबारा गार में आ गया। समीना और जाबरी गहरी नींद में सो रही थी। शारिक अपनी जगह पर आकर लेट गया। कुछ देर तक वो मसूद के बारे में सोचता रहा, फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। अपने सीने पर बोझ महसूस करके शारिक की आंख खुल गई। उसके साथ उसका दिमाग भग से उठ गया क्योंकि शाहपरी उस पर लदी हुई थी। शारिक ने गिरतर घुमाकर देखा, समीना गहरी नींद सो रही थी। उसने दूसरी तरफ देखा, गार के बाहर बहुत हल्का सा उजाला नजर आ रहा था, जिसका मतलब था कि दिन तुलू होने वाला है। शाहपरी, शारिक के हल्क से पंसी पंसी सी आवाज निकली, दिन निकलने वाला है। और समीना की आंख खुल गई तो क़यामत आ जाएगी। उसकी तुम परवाह मत करो, शाहपरी ने जवाब दिया। हमने समझौता कर लिया है, ना मेरे मामले में वो मुदाखलत करेगी और ना मैं उसके मामले में मुदाखलत करूंगी। वो जाग भी गई तो अपनी आंखें बंद रखेगी। क्या? शायद को यूं लगा जैसे उसके सर पर एटम बम फटाओ। यानी तुम दोनों ने तय कर लिया है? हाँ, तुम हमारी मुश्तरका प्रॉपर्टी हो। शाहपरी मुस्कुराई। तुम्हारा मतलब है 50-50? शारिक ने खिलाया। हाँ, शाहपरी ने जवाब दिया। अगर हम दोनों लड़ती रहे हैं तो ना तुम मेरे हाथ आओगे ना समीना के, इसलिए हमने 50-50 पर ही समझौता कर लिया है। ठीक उसी वक्त समीना भी अपनी जगह से उठकर उसके ऊपर गिर गई। शारिक के 14 तबत रोशन हो गए। शारिक के लिए सूरत हाल वाकई खतरनाक थी। उन दोनों लड़कियों ने उसे बांट लिया था, अपनी मोहब्बत में एक दूसरी को हिस्सेदार बना लिया था और ये शारिक के लिए हैरत अंगेज बात थी। इसका इल्म तो ये कहता था कि दुनिया की कोई औरत किसी दूसरी औरत को अपनी मोहब्बत में हिस्सेदार नहीं बना सकती। औरत तो अपने महबूब के नाम के साथ किसी दूसरी औरत का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यहाँ तो सूरत यह थी कि दोनों औरतों ने एक मर्द की मोहब्बत पर समझौता कर लिया था। इसे साजे की जायदाद बना लिया था, लेकिन शारिक अच्छी तरह जानता था कि यह समझौता ज्यादा अरसा तक निभ ना सकेगा। वो समीना को अच्छी तरह जानता था। समीना ने उसके लिए उसकी मोहब्बत के लिए क्या कुछ नहीं किया था। वो किसी दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? दूसरी तरफ वो शाहपरी को भी देख चुका था। उसकी मोहब्बत में पहाड़ी नदी जैसी हालत थी, तूफानी अंदाज था उसका। उसने भी शारिक की खातिर बहुत कुछ किया था। 6 पुलिस वालों को खड़े खड़े गोरियों से भून डाला था। शारिक अंदाजा लगा सकता था कि साजे की इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। उसे ये समझने में देर न लगी थी कि वो दोनों लड़कियां मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करके एक दूसरे को धोखा दे रही थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मौके की तलाश में थी। शारिक ये सब कुछ सोचते हुए सो गया और फिर उसकी आंख फायर की आवाज से ही खुली थी। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। समीना गार में मौजूद नहीं थी, अलबत्ता शाहपरी उसकी टांग पर सर रखे सो रही थी। शारिक ने बड़ी आहिस्तगी से उसका सर हटाया और उस गार के दहाने पर आ गया। बाहर हर तरफ धूप फैली हुई थी। वो गार से निकलकर चबूतरे पर आ गया और नीचे झांकने लगा। वो लड़का अकेला ही बैठा हुआ था। गोली किसने चलाई थी और समीना और मोहम्मद उमर कहाँ हैं? शारिक ने पूछा। वो दोनों किसी शिकार की तलाश में गए थे, नौलखे ने जवाब दिया। गोली की आवाज तो मैंने सुनी है, अब पता नहीं समीना ने मोहम्मद उमर को शिकार किया है या मोहम्मद उमर ने समीना को शिकार किया है या उन्होंने किसी पहाड़ी बकरे को शिकार किया है। मोहम्मद उमर काबिले एतमाद आदमी है, वो समीना को शिकार नहीं कर सकता। उन्होंने यकीनन कोई बकरा ही शिकार किया होगा। शारिक ने कहा और आहट सुनकर पीछे मुड़ गया। शाहपैया के बलती हुई गार से बाहर आ गई। शारिक कोई देर उसे देखता रहा, फिर उसे लेकर उसी दराड़ वाले रास्ते में होता चला गया। उसके कुछ ही देर बाद समीना और मोहम्मद उमर भी आ गए। वो दोनों एक बारखोर को टांगों से पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। बारखोर को गोली भी लगी थी और मोहम्मद उमर ने उसे अजीबा भी कर डाला था। मोहम्मद उमर नौलखा बकरे की खाल उतारने लगे और शारिक और समीना शाहपरी लकड़ियां जमा करने के लिए चले गए। उन्हें वापसी में आधा घंटा लगा था। वो इतनी लकड़ियां जमा कर लाए थे कि पूरा बकरा आसानी से रोस्ट किया जा सकता था। मोहम्मद उमर और नौलखा बकरे की खाल उतार चुके। मोहम्मद उमर अपने चाकू से बकरे के टुकड़े काटते हुए बता रहा था कि मारगुल दरअसल पहाड़ी बकरा ही होता है। ये सांप का बदतरीन दुश्मन होता है। कहा जाता है जिस जगह इसकी खाल का छोटा सा टुकड़ा भी मौजूद हो, सांप उसके आसपास भी नहीं फटकता। बकरे का गोश्त 1 घंटे से पहले तैयार नहीं हो सका था। उस वक्त तक दूध तेज हो गई और खुली जगह पर बैठना मुश्किल था। वो लोग बुना हुआ बोझ उठाकर द्वार में आ गए। इनका प्रोग्राम ये था कि पेट भरने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन पेट भरते इन पर सुस्ती तारी होने लगी और यह फैसला किया गया कि फिलहाल यहीं आराम किया जाए, दोपहर के बाद यहाँ से चला जाए। दोपहर तक वो लोग सब गार में बेखबर सोते रहे।
इसी दौरान अगर उनका कोई दुश्मन आकर उनके गले भी काट जाता तो इन्हें पता ना चलता। दोपहर को जाग जाने के बाद भी उन पर सुस्ती सी तारी रही और वो उसके तकरीबन 1 घंटे बाद वहां से रुखसत हो सके। वो लोग रुके बगैर चलते रहे। शाम से कुछ पहले इन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया। सूरज गुरूब होने वाला था और आगे रास्ता खतरनाक था। शाम का अंधेरा फैलने के बाद सफर करना खतरनाक था। खाना इन्होंने अंधेरा फैलने से पहले ही खा लिया। बचा वो गोश्त सुबह के लिए संभाल कर रख लिया गया। वो सब एक जगह बैठे बातें कर रहे थे। शाहपरी उठकर इधर उधर टहलने लगी। दफातन वो रुक गई और दाईं तरफ नशेब में देखने लगी। नशेब में एक ज्यादा रोशनी नजर आ रही थी। एक ही बल्ब था। वो इधर उधर देखने लगी। उसे एक बल्ब के अलावा दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। शाहपरी उलझन में पड़ दी कि वहां कोई आबादी होती तो कुछ और रोशनियां भी होती, लेकिन सिर्फ एक ही रोशनी थी और ये रोशनी भी बल्ब की थी। उसे इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि इन पहाड़ों में जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, वो इकलौता बल्ब कैसे जल रहा था। वो कुछ देर तक वहां खड़ी नशेब में देखती रही, फिर अपने साथियों के पास आ गई और शारक की तरफ देखते हुए बोली, मैं इन पहाड़ों में एक ऐसी चीज देख कर आई हूँ जिसके बारे में सुनकर तुम हैरान हो गए। इन पहाड़ों में शेर तो होते नहीं, तुमने क्या चीज देख ली है? शारक बोला, मेरे साथ आओ। शाहपरी ने इशारा किया और इशारे को अपने साथ चट्टान के किनारे पर ले आई। वो रोशनी देख रही हो? उसमें इशारा किया। कोई बल्ब जल रहा है, गालबर कोई बस्ती होगी। शारिक ने कहा, अफगानिस्तान एक पसमानदा मुल्क है। शाहपरी ने कहा, रूसियों के छोड़े हुए असले और गुर्बत और अफलास के अलावा यहाँ हर चीज की कमी है। इन बड़ी बड़ी बस्तियों और कस्बों में बिजली नहीं है। अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी नहीं जानती कि बिजली होती क्या है। हम इस वक्त आबादी से मीलों दूर बंजर और वैरान पहाड़ों में है, लेकिन हमसे कुछ फासले पर जलता हुआ वो बिजली का बल्ब। कहना क्या चाहती हो? शारिक ने उसकी बात काट दी। तुम्हें याद होगा कि मसूद नामी उस कबाइली ने बताया था कि पाकिस्तान की सरहद के आसपास इन पहाड़ों में जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, वो इकलौता बल्ब कैसे जल रहा था। तुम्हें याद होगा कि मसूद नामी उस कबाइली ने बताया था कि पाकिस्तान की सरहद के आसपास इन पहाड़ों में हीरोइन की फैक्ट्रियां हैं। और समझ गया। शायर ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ हीरोइन की कोई फैक्ट्री है? हाँ। शाहपरी ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा ख्याल दुरुस्त हो भी सकता है इस तरफ वाकई कोई बस्ती और नशेब होने की वजह से दूसरी रोशनियां नजर ना आ रही हूँ, लेकिन इन पहाड़ों में बिजली की मौजूदगी वाली बात अब मेरे हल्क से नहीं उतर रही। और फिर वो रोशनियां यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। मेरा कह रहा है मील का फासला होगा शायद। शारिक बोला, चेक करना पड़ेगा। नूनता और मोहम्मद उमर भी अपनी जगह से उठकर उनके करीब आ गए और वो भी उस इकलौते बल्ब को देखकर हैरान थे। मेरा ख्याल है तुम लोग यहीं बैठो, मैं और मोहम्मद उमर जाकर देखते हैं कि वो रोशनी कैसी है। शारिक, उसने सरगोशी की, ये आवाज सुन रहे हो? हाँ। शारिक ने इस बात में सर हिलाया। मेरा ख्याल है कोई जनरेटर चल रहा है। अगर यहाँ वाकई हीरोइन की कोई फैक्ट्री काम कर रही है तो हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। आसपास कोई मौजूद भी हो सकता है। अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। एहतियात से आगे चलते रहो, शाहपरी बोली। वो तीनों एक बार फिर चलने लगे। तीनों ने राइफलें तान रखी थी। एक लम्हे में वो किसी पर भी फायरिंग कर सकते थे। वही तंग से रास्ते पर मुसलसल नशेब से उतर रहे थे। दफतन शारर रुक गया। उसने हाथ से अपने साथियों को भी रुकने का इशारा किया। तकरीबन 10 गज आगे पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसका रुख दूसरी तरफ था और वो सिगरेट पी रहा था। अगर वो सिगरेट ना पी रहा होता तो उसकी मौजूदगी का पता नहीं चल सकता था। चंद सेकंड पहले उसने सिगरेट का नशा लगाया था और सिगरेट की मदमसी रोशनी से ही शाहरुख को उस आदमी के बारे में पता चला था। तुम लोग यहीं रुको, मैं आगे जाता हूँ, उस आदमी को काबू करता हूँ। मोहम्मद उमर ने शारिक को शाहपरी की तरफ देखते हुए सरगोशी की। होशियार रहना। शारिक ने भी सरगोशी की। उसके मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अगर उसने शोर मचा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिक्र मत करो। मोहम्मद उमर बोला। उसे ऊंट खोलने का भी मौका नहीं मिल सकेगा। मोहम्मद उमर ने अपनी राइफल रखकर चाकू लिया और बड़े मोहतात अंदाज में छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगा जिस पर वो शख्स बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। शारिक शाहपरी अपनी अपनी राइफल संभाले तैयार खड़े थे। मोहम्मद उमर बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। पत्थर के करीब पहुंचकर वो रुक गया। वो शख्स चादर उड़े बैठा था और वक्फे वक्फे से सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके करीबी पत्थर पर एक क्लाशनकोव राइफल रखी हुई थी। मोहम्मद उमर पत्थर के करीब रुक गया और फिर दूसरे ही लम्हे वो चीते की तरह छलांग लगाकर पत्थर पर पहुंच गया। पत्थर पर बैठे हुए शख्स चौंक कर मुड़ा, मगर मोहम्मद उमर ने उसे अपनी जगह से हरकत करने का मौका नहीं दिया। उसने एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और दूसरे हाथ से चाकू की नोक उसकी शह रग से लगा दी। उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी हुर्राहट निकली। तुम्हारे मुंह से अगर कोई आवाज निकली तो गला काट दूंगा, खामोशी से नीचे उतर चलो। ये जुमला उसने पश्तो जबान में कहा था और उस शख्स ने मोहम्मद उमर की बात अच्छी तरह समझ ली थी। कौन हो तुम? उस शख्स की हल्क से पंसी पंसी सी आवाज निकली। तुम जो कोई भी हो, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। अभी तो तुम्हारी जिंदगी मेरे रहम करम पे है। खामोशी से नीचे उतरो, मोहम्मद उमर ने कहा। वो शख्स बैठे बैठे घूमकर पत्थर से नीचे उतरने लगा। मोहम्मद उमर ने उसकी गर्दन छोड़कर फुर्ती से पत्थर पर पड़ी हुई क्लाशनकोव उठा ली थी, लेकिन चाकू की नोक उसने उस शख्स की गर्दन से लगाए रखी थी। मोहम्मद उमर उस शख्स को लेकर शारिक और शाहपरी के करीब आ गया। उन दोनों को देखकर उस शख्स का चेहरा धुआं हो गया
उन दोनों ने उसे राइफलों की जद पर ले लिया। वो मधुमान ने चाकू जेब में डाल दिया और अपनी राइफल भी उठा ली। वो तीनों उस शख्स को राइफलों की जद पर लिए अपने पड़ाव पर आ गए। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।